नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी के आगे के रोमांचक एपिसोड। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि दो ऐसी आत्माओं की कहानी है जिन्हें किस्मत ने एक बार फिर मिलने का मौका दिया है। पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते, अनकहे राज और नए जीवन की शुरुआत। हर मोड़ पर आपको एक नया रहस्य देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें ताकि कहानी का पूरा आनंद ले सकें। आगे के सभी एपिसोड आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स की सुविधा मिलेगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रीबॉर्न टुगेदर द अनटोल्ड स्टोरी का आज का शानदार एपिसोड। 16 केयरिंग दोस्त अयान। अंकित अयान की बात सुन हैरान रह जाता है। तभी अयान अंकित को कुछ ना कहता देख उसके सामने अपने हाथों को हिलाते हुए चुटकी बजाता है। अंकित सेंस में आते ही अयान की तरफ देख कहता है, भाई ये सच है और मैं आशी को लेकर बिल्कुल सीरियस हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इतना बोल अंकित अपना चेहरा नीचे कर खड़ा हो जाता है। भाई अयान उसे ऐसा करता देख मन ही मन हंस रहा था। अयान और आध्या तो पहले से ही जानते थे अंकित और आशी एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि यह बात नोवेल में मेंशन थी, लेकिन फिर भी अंकित की टांग खींचने में अयान को मजा आ रहा था। अंकित को यूं अपना सिर झुकाए खड़ा देख अयान कहता है, अच्छा ऐसा सड़ा हुआ मुंह मत बना, मुझे सोचने दे और एक बार आशी से भी बात करने दो, तभी मैं कोई फैसला लूंगा। आखिरकार मेरी बहन का सवाल है। अगर तुम्हारे बड़े भाई को देखकर तुम्हें जज किया जाए तो दुनिया का कोई भी भाई अपनी बहन की शादी तो तुमसे कतई नहीं कराएगा। अंकित अयान की बात सुन रहा था। उसके एक्सप्रेशन अदल बदल हो रहे थे, पर जैसे ही अंकित अयान की लास्ट लाइन सुनता है वैसे ही अपने चेहरे पर बेहद ही मासूम एक्सप्रेशन लिए अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अयान की तरफ देखता है, जिसे देख अयान कहता है, प्लीज इतना गंदा चेहरा मत बना, कहा ना सोचूंगा। अयान की यह बात सुन अंकित अपना चेहरा उठा अयान की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू भाई हम दोनों को समझने के लिए। अंकित की बात सुन और उसकी हरकत देख अयान थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, ठीक है अब ज़्यादा चेप होने की ज़रूरत नहीं है। तभी अयान की नज़रें सीढ़ियों से ऊपर कॉरिडोर से आ रही आध्या पर पड़ती है। आध्या को देखते ही अयान के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, OMG। अब इसे किस पर बिजली गिरानी है जो इतने खतरनाक लुक में आ रही है। हाय किसी की नीयत ना खराब हो जाए मेरी दोस्त पर। इतना कह अयान अंकित के साथ वापस हाल की तरफ बढ़ते हुए आध्या को ही देख रहा था। वही आध्या सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी हील की टक टक आवाज़ सुन सभी की नज़रें उसे तरफ चली जाती है। अद्रिक भी अपनी नज़रें उठा एक नज़र आध्या की तरफ देखता है। आध्या को देख अद्रिक की आंखें उसी पर टिक जाती हैं, जिसे देख तान्या अपनी मुट्ठियां भींच लेती है। वहीं तान्या को ऐसा करता देख अयान मन ही मन कहता है, हे भगवान चुड़ैल कहानी की लग रहा है अभी ही निकल जाएगी, ऐसे देख रही है। हे भगवान मेरी दोस्त को इसकी नज़र ना लगे। वहीं अयान अद्रिक को यूं आध्या को घूरता देख मन ही मन कहता है, अबे उधर नहीं इधर देख। अरहान तान्या की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, ये तेरी है। सीढ़ियों से उतरती आध्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। वन साइड दुपट्टा, ऊपर से मेहरून कलर ओपन हेयर। आध्या सच में बहुत प्यारी लग रही थी। सीढ़ियों से होले होले उतरती आध्या किसी परी की तरह लग रही थी। कुछ 4 या 5 सीढ़ियां ही बची थी कि तभी अक्ष सीढ़ियों के पास अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देख आध्या एक छोटी सी स्माइल कर अपना हाथ अक्ष के हाथों में रख नीचे आने लगती है। कुल मिलाकर कहो तो अक्ष कोई कमी नहीं छोड़ता था अपनी प्रिंसेस को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने में, पर हमारी आध्या को इन सब चीज़ों की आदत तो नहीं थी, पर वो कभी भी अक्ष को निराश नहीं करना चाहती। आध्या नीचे आती है, उसका ध्यान अद्रिक पर नहीं जाता। वह सभी फैमिली मेंबर्स को हाथ जोड़ नमस्ते करती है। सभी आध्या की काफ़ी तारीफ करते हैं। कुछ आध्या को देखकर खुश थे तो कुछ नॉर्मल तो कुछ ज़्यादा ही हैरान। ईशानी मन ही मन कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो आध्या, बटोर लो जितनी तारीफें बटोरनी है, थोड़ी देर में उतना ही जलील होना पड़ेगा तुम्हें। वही अरहान कब से आध्या को अपनी तरफ देखने का इशारा कर रहा था। आध्या का ध्यान तो तान्या और ईशानी पर था। उन दोनों को ही देख आध्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी आध्या का फ़ोन रिंग करता है। आध्या फ़ोन उठा बाहर की तरफ चली जाती है। आध्या बाहर आकर अपना फ़ोन देखती है, फिर एक नज़र पीछे मुड़ देखती हैं, जहां से अरहान उसकी तरफ आ रहा था। वो फ़ोन भी अरहान का ही था। अयान आध्या के पास आते ही मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या मिस यूनिवर्स किस पर बिजली गिराने का इरादा है। अरहान की बात पर आध्या कहती है, मन तो कर रहा है तुझ पर ही बिजली गिरा दूं और तू उस बिजली के नीचे दब कर मर जाए। अबे यार ये सूट प्यारा लगा इसलिए पहन लिया, बता कैसी लग रही है। इतना क्या, आध्या चेहरे पर स्माइल लिए अपने आपको गोल गोल घूमने लगती है, जिसे देख अरहान नामे सिर हिलाते हुए कहता है, बहुत प्यारी लग रही है। मुझे तो लगा आज तू अद्रिक को देखकर बेहोश ना हो जाए, पर मेरे ख्याल से वो खुद तुझे ऐसे देखकर हैरान था। आज के लिए इतना ही। आप सभी को यह चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। 17 बेधड़क आध्या और सच। अब तक क्या मिस यूनिवर्स किस पर बिजली गिराने का इरादा है।
अयान की बात पर आध्या कहती है, मन तो कर रहा है तुझ पर ही बिजली गिरा दूं और तू उस बिजली के नीचे दबकर मर जाए। अबे यार ये सूट प्यारा लगा इसलिए पहन लिया, बता कैसी लग रही हूँ। इतना कह आध्या चेहरे पर स्माइल लिए अपने आप को गोल गोल घुमाने लगती है, जिसे देख अयान नामे सिर हिलाते हुए कहता है, बहुत प्यारी लग रही है। मुझे तो लगा आज तू अद्रिक को देखकर बेहोश ना हो जाए, पर मेरे ख्याल से वो खुद तुझे ऐसे देखकर हैरान था। आगे अयान की बात पर आध्या अपने दोनों हाथों को अपने कमर के इर्द गिर्द रख अयान की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, भला मैं क्यों उस एकदू घमंडी और पत्थर दिल इंसान को देख बेहोश होंगी। मेरा इरादा तो आज कुछ और करने का है। आध्या की बात पर अयान चौंकते हुए कहता है, ओ मिस ड्रामा क्वीन क्या करने वाली है, मुझे भी तो बता। अयान की बात सुन आध्या कहती है, इस ईशानी की बच्ची ने मेरा बड़ा दिमाग खराब कर दिया है यार। एक तो कॉलेज में ऊपर से घर आकर उसकी वजह से मनन भाई ने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया, बस उसी का हिसाब लेना है। आज ईशानी की बारी, कल उसे नचाने वाली की बारी। बहुत गर्व है ना मिस्टर विजय सिंघानिया को अपनी तान्या पर, जिसके लिए उन्होंने आध्या को कभी कुछ समझा ही नहीं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी प्यारी बेटी कैसी है। आध्या की बात सुन अयान आध्या के सामने आते हुए कहता है, तो तू करने क्या वाली है? कुछ नहीं, बस तू देखता जा। इतना कह आध्या अयान की तरफ मुड़ती है और एक क्रीपी स्माइल करते हुए अयान का हाथ पकड़ अंदर की तरफ जाने लगती है। वही अयान उसके साथ जाते जाते मन ही मन कहता है, अरे यार कैसी गुंडी दोस्त है, पिछली जिंदगी में भी जब भी इससे कोई पंगा लेता था वो बेचारा या बेचारी इसके सामने दोबारा कभी आता ही नहीं था। खैर मुझे क्या, मैं भी तो यही चाहता हूँ। इतना बोल अयान अपने कंधे उचकाते हुए बेफिक्र होकर आध्या के साथ जाने लगता है। दोनों के अंदर आते ही सभी फैमिली मेंबर्स के नज़रें उन पर पड़ती हैं। तीनों ही फैमिलीज को आध्या और अयान को साथ देख पहले तो झटका लगता है, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। सभी को पता था बचपन से ही अयान और आध्या की बिल्कुल नहीं बनी। अद्रिक और अक्ष की नज़रें भी आध्या और अयान पर जाती है, पर अद्रिक बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी जगह पैर पर पैर चढ़ाई बैठा रहता है और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। अद्रिक पूरी कोशिश कर रहा था आध्या को इग्नोर करने की, पर क्या करें, आध्या लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि अद्रिक अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वही आध्या एक नज़र ईशानी को देखती हैं, जिसके पास एक हैंडबैग था, जिसे देख आध्या मन ही मन कहती है, फैमिली डिनर पर बैग। इतना सोच आध्या एक तिरछी स्माइल करने लगती है। तभी विश्वनाथ खुराना जी अयान और आध्या की तरफ देख कहते हैं, अरे वह ये क्या हो रहा है आज? क्या हमारे परिवार के दो सबसे जिद्दी बच्चों ने आपस में दोस्ती कर ली है? ये तो बहुत अच्छी बात है। विश्वनाथ जी की बात सुन आध्या तो कुछ नहीं कहती, पर हमारा अयान कहाँ चुप रहने वाला था। वह थोड़ा फनी वे में कहता है, जी हाँ दादू, पहले ऐसा था। पहले मुझे भी लगता था आध्या एक नंबर की जिद्दी एकदू और बदतमीज लड़की है, पर नहीं, मैं गलत था। वो तो कोई और ही है। आध्या तो बहुत ही मासूम, क्यूट और बिल्कुल बेस्टी मटीरियल है। अयान की बात सुन अक्ष की मुट्ठियां कस जाती है। वही कोई और भी था जिससे ये सब सुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह इंसान अपनी मुट्ठियों को भींजे हुए ही अपने फ़ोन को और भी कसकर पकड़ लेता है, उसके जबड़े कस जाते हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं अद्रिक ही था। तभी ध्रुव अपनी जगह से उछलते खड़ा हो कहता है, सच में आप दोनों बेस्टी बेस्टू बन गए हो। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। फिर ध्रुव थोड़ा अयान के करीब होते हुए कहता है, पर भाई आपने कहा जिद्दी एकदू बदतमीज आध्या दी नहीं है, वो तो कोई और है, आपका मतलब किससे है? ध्रुव की बात पर अयान हंसते हुए कहता है, अब आध्या नहीं है तो कोई और ही होगा ना, इसलिए कह दिया कोई तो होगा ही। तभी आध्या अयान के थोड़ा पास आती है और अपने पैरों से अयान के पैरों पर खींचकर मारती है, जिससे अयान को दर्द तो होता है, पर वह अपने चेहरे पर दर्द को आने नहीं देता और एक दबी दबी मुस्कुराहट मुस्काने लगता है, जिसे देख आध्या भी अपने होठों को बंद करे ही एक लंबी सी स्माइल करते हुए आईब्रो चढ़ा कहती है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब देख आशी ध्रुव दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। वही तान्या मन ही मन कह रही थी, ऐसे ही करते रहो ताकि मेरा काम और भी आसान हो। वही मनन ये सब देख अपनी नज़रें फेर लेता है। खुराना फैमिली और राजपूत फैमिली के मेंबर्स तो आध्या को और उसकी हरकतों को देख हैरान थे। पुरानी आध्या हमेशा ही चुपचाप एक ही जगह पर बैठी रहती थी और सभी से बात करने की कोशिश किया करती थी, पर यहाँ आध्या किसी से बात करने के बारे में सोचना तो दूर, नमस्ते बोलने के बाद किसी की तरफ देखा तक नहीं, यहाँ तक कि अपनी खुद की फैमिली की तरफ भी नहीं। दोस्तों, अगर यहाँ रोहन या आर्यन में से कोई भी मौजूद होता तो अद्रिक के कानों में आध्या के बारे में न जाने कितनी ही बातें डाल चुके होते। कुछ देर बाद सभी डिनर टेबल पर थे, बस वहाँ आध्या नहीं थी। पर कुछ ही देर में आध्या भी वहां आती है और अक्ष अयान के बीच में बैठ जाती है। ऐसे ही सभी डिनर कर ही रहे थे कि तभी आध्या अयान की तरफ देख कुछ इशारा करती है। अयान भी आध्या के इशारों को समझ एक नज़र विश्वनाथ जी और जीवंत जी को देखता है। आध्या और अयान की इशारों की बातें अद्रिक बखूबी नोटिस करता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आध्या ऐसा क्यों कर रही है। आध्या ने एक बार भी अद्रिक की तरफ देखा तक नहीं, उसका सारा ध्यान तो बस अयान की बातों में था। वही ईशानी जो अद्रिक के बगल में बैठी थी, वह अद्रिक की तरफ झुकते हुए कहती है, देख रहे हैं भाई, इस लड़की की नौटंकी यह सब कुछ नहीं, बस आपका अटेंशन ग्रैब करने की तकनीक है। इसमें अयान भाई को भी अपनी मासूमियत के झांसे में फंसा लिया।
ईशानी की बात सुन अद्रिक अपनी खतरनाक नीली आंखों से ईशानी की तरफ देखता है, जिसे देख ईशानी अपनी नज़रें फेर अपना खाना खाने लगती है। वही तान्या जो अद्रिक की दूसरी साइड बैठी थी वह मुस्कुरा रही थी। तभी वह अद्रिक की प्लेट में डेजर्ट सर्व करती है, जिसे देख अद्रिक तान्या की तरफ देखता है, फिर एक नज़र आध्या की तरफ। आध्या जो हमेशा ही अद्रिक की छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखती थी, हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी, उसे जो भी चाहिए होता था अद्रिक के बिना कहे ही आध्या उसे देती थी, जिस वजह से अद्रिक उससे इरिटेट होता था। पर आज आध्या अद्रिक को देख तक नहीं रही थी। हमारी नई आध्या की इग्नोरेंस पावर इतनी ज़्यादा थी कि बंदे को अपनी प्रेजेंस पर शक होने लग जाए। आध्या कभी अयान को सर्व करती तो कभी अक्ष को। वही आध्या को देख ध्रुव तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर मनन के चेहरे पर उदासी सी थी। उससे यूं आध्या का अक्ष को सर्व करना और उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था, और हमारे अद्रिक को आध्या का अयान को सर्व करना गुस्सा दिला रहा था। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अहमियत उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद ही पता चलती है। पर यहाँ अद्रिक ने आध्या को पाया तो नहीं, पर हाँ खो जरूर दिया है। वही विजय जी भी अपनी बेटी को यूं देख सोच में पड़ जाते हैं। विजय जी को आध्या की तरफ इतनी नर्म निगाहों से देखता देख तान्या अपनी जगह से खड़ी हो विजय जी के पास आती हैं और उनकी प्लेट में उनकी फेवरेट डिश रखते हुए कहती है, डैड ये खाइए आपका फेवरेट। विजय जी तान्या की बात सुन हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिलाते हुए तान्या की ओर देखते हैं, फिर एक नज़र आध्या की ओर देखते हैं। आध्या ने अभी भी विजय जी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसे देख विजय जी हताश होते हुए अपना खाना खाने लगते हैं। तभी अयान विश्वनाथ जी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल आपको नहीं लगता अंकित की भी शादी करने की उम्र हो गई है? मुझे लगता है आपको उसके लिए लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। विश्वनाथ जी अयान को एक नज़र देख अपनी हंसी दबाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, बल्कि हमने एक लड़की देख भी ली है, बहुत जल्द हम उसकी एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। विश्वनाथ जी का इतना ही कहना था कि टेबल पर किसी को जोर से खसका लगता है और वो खांसने लगता है। ये और कोई नहीं अंकित ही था। वही आशी भी अपनी जगह जमी अपनी आंखें फाड़े अंकित को देख रही थी। दोनों का ही रिएक्शन देख वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। वही अंकित अपनी सांसों को काबू करते हुए मन ही मन कहता है, क्या भाई किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? आपको तो पता है मैं आशी से प्यार करता हूं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी अयान आगे कहता है, तो अंकल जी आपने पहले से लड़की देख रखी है, हमें भी तो बताइए उसके बारे में। अंकित अपना मुंह बनाते हुए आशी को देखता तो कभी अयान को। विश्वनाथ जी अयान की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, उस लड़की का नाम है आशी राजपूत। इतना कह सभी आशी की तरफ देखने लगते हैं। आशी अभी भी हैरान थी, वही अंकित के मन में तो लड्डू फूट चुके थे। दरअसल अयान ने कॉलेज से आने के बाद ही अंकित और आशी की बात जीवंत जी से कही थी। तभी जीवंत जी अयान की बात पर खुश होते हुए विश्वनाथ जी को कॉल करते हैं और आज डिनर टेबल पर यह सब करने का प्लान करते हैं। अंकित आशी भी सभी फैमिली मेंबर की हरकत को समझते हुए मुस्कुराने लगते हैं। तभी विश्वनाथ जी आगे कहते हैं, अद्रिक और आध्या की एंगेजमेंट के बाद हम मनन ईशानी के साथ आशी और अंकित की एंगेजमेंट साथ में करेंगे। सभी फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वही आध्या अयान की तरफ घूम रही थी। जैसे ही अयान की नज़र आध्या की आंखों से मिलती है, वह एक पल के लिए तो डर जाता है, फिर तभी अपने सीने पर हाथ रख कहता है, ऐसे भूत की तरह क्यों देख रही है? जब देखो तब डराती रहती है, ऐसे मत दिखाकर। इतना मासूम सा चेहरा होने के बाद भी कोई भी डर जाए। तभी आध्या कहती है, तू कब से इतना स्मार्ट हो गया? कहीं ये सब इस इंटेलिजेंट बॉडी में आने का कमाल तो नहीं, वरना तुझ जैसे उल्लू को ये सब तो नहीं सूझ सकता। आध्या की बात पर अयान कहता है, चुप कर उल्लू, मैं नहीं, ये ढक्कन है जिसकी बॉडी में मैं हूँ समझी, और मैं स्मार्ट हुआ नहीं हूँ बल्कि हमेशा से स्मार्ट था। अयान की बात पर आध्या अपनी भौहें चढ़ाए अयान को देखती हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग इतनी अच्छी लग रही थी कि सभी फैमिली मेंबर की नज़रें इन्हीं दोनों पर थी। पर तभी विश्वनाथ जी एक नज़र अयान और आध्या को देखते हैं, फिर अद्रिक की तरफ देखते हैं जो उन दोनों को ही देख रहा था। विश्वनाथ जी मन ही मन कहते हैं, आई होप बेटा इसके बाद कम से कम आप आध्या की वैल्यू समझेंगे। ऐसे ही कुछ देर बाद सभी का डिनर हो जाता है। सभी हाल में बैठे थे और बातों में लगे थे कि तभी ईशानी अपनी जगह से खड़ी हो हाल के बिल्कुल सेंटर में जाकर ताली बजाते हुए कहती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इतना क्या? ईशानी स्माइल करते हुए सभी की ओर देखते हैं। सभी ईशानी की ओर देख रहे थे। तभी ईशानी कहती है, मेरे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। आप लोगों को याद है हम सब लोग स्विट्जरलैंड ट्रिप पर गए थे जहां पर आप तीनों का गोल्फ मैच हुआ था? ये बात ईशानी उस तरफ देख कहती है जिस तरफ विश्वनाथ, जीवंत और यशवीर जी बैठे थे। वही ईशानी की बात सुन तीनों ही एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हाँ तो क्या सरप्राइज है बेटा? तभी ईशानी कहती है, देखिए दादू मैं उसकी सीडी लेकर आई हूँ, चलिए इसे देखते हैं। सभी फैमिली मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ईशानी की तरफ देख कहते हैं, हाँ बेटा चला दो। सभी की बात सुन ईशानी हाल में लगे बड़े से टीवी के पास जाती है। वही उसे जाता देख तान्या के चेहरे पर फिर से एक डेविल स्माइल थी, पर वहीं दूसरी तरफ आध्या के चेहरे पर भी एक खतरनाक स्माइल थी और वह अपनी आंखों से सिर्फ ईशानी की तरफ ही देख रही थी। ईशानी टेबल पर रखे अपने पर्स में से वो सीडी निकालती है और जाकर वो सीडी प्ले कर देती है।
उसमें पहली वीडियो तो स्विट्जरलैंड की ही थी, सभी उसे देखकर एंजॉय कर रहे थे। तभी ईशानी सीडी बदलती है। दूसरी सीडी में भी कुछ फनी मोमेंट्स थे जो सभी फैमिली मेंबर्स ने स्विट्जरलैंड में बिताए थे। सभी उन फनी मोमेंट्स को देख हंस रहे थे। तभी ईशानी तीसरी सीडी प्ले करती है जिससे देख सबकी ही आंखें बड़ी हो जाती है। वही मनन के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वह अपने दांत भींचने लगता है। तीसरी वीडियो में आध्या ईशानी का हाथ मरोड़ खड़ी थी। यह वही कॉलेज का सीन था जिसे देख सभी फैमिली मेंबर्स अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। विजय जी तो आध्या को देख आंखों से ही आग उबल रहे थे। तभी ईशानी सभी की तरफ देख सॉरी सॉरी बोल एक तिरछी हंसी हंसते हुए चौथी सीडी लगा देती है और फिर वहां से हाल की तरफ सभी के बीच खड़ी हो कहती है सॉरी वो गलती से हो गया, आप यह वीडियो देखो। ईशानी के अकॉर्डिंग यह उसकी लास्ट सीडी थी और लास्ट वीडियो थी, इसीलिए वह वहां से हट जाती है। ईशानी के लिए तो यह कोई दूसरा वीडियो था, पर जैसे ही ईशानी की नज़र हाल में चल रहे टीवी पर पड़ती है उसकी आंखें और भी बड़ी हो जाती है। ये वीडियो वही था ईशानी और आध्या का, पर शुरू से आध्या कॉरिडोर से आ रही थी जब ईशानी ने उसका रास्ता रोका। यहाँ तक कि सभी वॉइस भी क्लियर आ रही थी ईशानी का आध्या को ये सब कहना, फिर आध्या का वो करारा जवाब, यहाँ तक कि ये भी कहना कि ना तो उसे अद्रिक में कोई इंटरेस्ट है ना ही उसकी फैमिली में, जो करना है कर लो, जिसे बताना है बता लो। आध्या की लाइन सुन अद्रिक के दिल में एक टीस सी उठती है, ना जाने क्यों उसे बेचैनी सी होने लगती है। अब उसकी खतरनाक नज़रें सिर्फ ईशानी की ही तरफ थी, वही अक्ष की नज़रें भी ईशानी पर गड़ जाती है। आखिर उसने हिम्मत कैसे की उसकी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की। वही आध्या सभी के रिएक्शन देख मन ही मन कहती है ये तो कुछ भी नहीं है। ईशानी आगे आगे देखो होता है क्या। जैसे ही ये सीन खत्म होता है वैसे ही एक दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है। ये वीडियो उस पार्टी वाली रात का था। वीडियो में ईशानी पूल साइड पर जानबूझकर नीचे गिरती है। सबको पता था ईशानी को स्विमिंग नहीं आती है। मनन ईशानी को पानी से बाहर निकालता है। ईशानी से पूछने पर ईशानी कहती है उसे आध्या ने धक्का दिया था। ये वीडियो चल ही रहा था कि वही आध्या तान्या को देख रही थी। तान्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। आध्या मन ही मन हंसते हुए कहती है चिंता मत करो तान्या, तुम्हारी करामात इसमें रिकॉर्ड नहीं है, तुम तो इससे भी ज़्यादा गंदा डिजर्व करती हो। उस वीडियो में साफ पता लग रहा था ईशानी झूठ बोल रही है, फिर भी मनन अद्रिक दोनों ने ही आध्या को काफ़ी बुरा भला कहा था। यहाँ तक कि अद्रिक में इन सभी इंसिडेंट के बाद गुस्से में तान्या को अपनी होने वाली फियांसे कह इंट्रोड्यूस किया, जिसे सुन आध्या वहाँ से चली जाती है। ये वही दिन था जब आध्या रिवर ब्रिज के ऊपर थी और वह नीचे गिर जाती है, जिसे देख श्रेया अयान से मदद मांगती है। अयान उसके कहने पर आध्या को बचाने पानी में कूद जाता है। अद्रिक मनन दोनों को ही यूं आध्या पर चिल्लाता देख अक्ष की मुट्ठियां कस जाती है। अक्ष उस वक्त इंडिया में नहीं था। वही यह सारे सीन देख अद्रिक के चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें थी। वह एक तक बस आध्या को ही देख रहा था। पर तभी एक और वीडियो प्ले होता है जिसमें ईशानी अपनी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आध्या को बुली कर रही थी, जिसमें ईशानी ने आध्या का हाथ पकड़ मोड़ रखा था और आध्या दर्द से कराह रही थी। ऐसे ही कुछ वीडियो और प्ले होते हैं, पर एक में भी तान्या नहीं थी। अब यह आध्या की कोई नई प्लानिंग है या फिर वह कुछ और करना चाहती है, यह आप लोग खुद ही उससे पूछ लेना। अच्छा चलिए मैं ही बता दूंगी। तभी वीडियो बंद हो जाता है। वीडियो बंद होते ही अमरेंद्र जी ईशानी के पिता सामने आते हैं और ईशानी को खींचकर एक थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ खाते ही ईशानी का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। ये सभी सीन्स देख अयान अपने चेहरे पर स्माइल लिए मन ही मन कहता है दैट्स लाइक माई डेंजरस बेस्टी। ये हुई ना बात, अगर इस चमची के लिए इतना कुछ प्लान किया है तो इसकी मालकिन का तो क्या ही हल करोगी तुम। ओ माई गॉड आई एम सो एक्साइटेड। वही मनन तो अपनी जगह खड़ा सब में ही चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्हीं आंखों से एक नज़र मनन आध्या की तरफ देखता है जो अभी भी चेहरे पर स्माइल लिए खड़ी थी। उसके चेहरे की स्माइल देख मनन को अजीब सा दर्द महसूस होता है। गाइस मनन निशानी के साथ क्या करेगा ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। आगे अमरेंद्र जी ईशानी के बाजुओं को पकड़ कहते हैं हमें नहीं पता था ईशानी आप इतनी बदतमीज हैं, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने आपको दोनों भाइयों के लाड प्यार में आप इतनी बिगड़ गई हैं कि आप ऐसी हरकतें भी करने लगी है। क्या प्रॉब्लम है आपको आध्या से, आखिर क्यों आप उसके साथ ऐसा करती हैं, जवाब दीजिए। ईशानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी ईशानी एक झटके में ही अपना हाथ छुड़ा कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती ये लड़की हमारे घर में आए। फिर ईशानी अमरेंद्र जी के थोड़ा करीब हो कहती है डैड भाई इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, भाई तान्या से प्यार करते हैं, ये लड़की उन दोनों के बीच आ रही है, जबरदस्ती भाई की लाइफ में घुस रही है, भाई तो सिर्फ दादाजी के कहने पर ही इससे शादी करने के लिए माने थे। अमरेंद्र जी अपने दांत पीसते हुए ईशानी को एक और थप्पड़ जड़ देते हैं। वही ईशानी की बात सुन अक्ष को बेहद गुस्सा आ रहा था। वही अयान का भी यही हाल था। ईशानी की बातें सुन अद्रिक की आंखें गुस्से से भर जाती है क्योंकि यह बात तो बिल्कुल ही झूठ है कि अद्रिक तान्या से प्यार करता है। अमरेंद्र जी के एक और थप्पड़ मारने की वजह से ईशानी का बुरा हाल था। तभी विजय जी अमरेंद्र जी के पास आते हैं और उसे कहते हैं बस कर यार, छोड़ दे बच्ची को, वो तो सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही है। अगर अद्रिक को आध्या से प्यार ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वह तान्या से प्यार करता है तो। और अद्रिक की कोई गलती नहीं अगर उसे तान्या अपने काबिल लगती है। हाय यार, मैं भी जल्दी से चाहती हूँ तान्या की हकीकत सामने आए ताकि उनकी आंखों पर से तान्या की पट्टी तो हटे कम से कम। विजय जी की बात सुन अमरेंद्र जी एक नज़र विजय जी को देखते हैं, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि ये आध्या के साथ ऐसा बर्ताव करेगी।
इतना कह अमरेंद्र जी आध्या की तरफ बढ़ जाते हैं, आध्या के पास आते हैं। अमरेंद्र जी आध्या के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए बेटा, हमारी बेटी की वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। आध्या अमरेंद्र जी की बात सुन एक तेरी हंसी हंसते हुए कहती है, इट्स ओके अंकल। फिर एक नज़र विजय जी की तरफ देख कहती है, डैड ने बिल्कुल सही कहा, अब अद्रिक को मुझसे प्यार नहीं तो इसमें क्या किया जा सकता है। फिर आध्या विश्वनाथ जी की तरफ बढ़ जाती है, उनके पास आते ही आध्या अपने डेयरिंग अंदाज में ही कहती है, अंकल मुझे लगता है आपको सबके मन की करनी चाहिए। जो जिससे प्यार करता है वह उससे शादी करे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आध्या विजय जी की तरफ उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, और रही बात काबिल होने की तो लेट में क्लियर, मैं इतनी काबिल जरूर हूँ कि बिना सिंघानिया सरनेम और बैंक बैलेंस के इस दुनिया में सर्वाइव कर सकती हूँ। आपकी बेटी की तरह नहीं कि हर चीज़ चाहे वह माँ बाप का लाड प्यार हो या कोई भी ऐशो आराम थाली में परोसकर मिला हो। इतना कह आध्या सभी की तरफ एक नज़र देख सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की ओर चली जाती है। विजय जी आध्या को देख और उसकी बात सुन अभी तक हैरान थे। वो लड़की जिसने कभी उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, आज उनकी आंखों में आंखें डालकर इतना कुछ कह गई। यह सोच सोच कर ही विजय जी को बेचैनी सी हो रही थी। आध्या की एक एक बात अद्रिक को खंजर की तरह चुभ रही थी। उसका यूं बेधड़क होकर कहना, जो जिससे प्यार करता है वह उससे शादी करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अयान ये सब देख आध्या के पास जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था उसकी दोस्त का दिमाग इस वक्त किसी नॉन स्टॉप चलने वाले इंजन से भी ज़्यादा गर्म होगा, पर वह इस वक्त जा नहीं सकता था। आखिर उसकी दोस्त ने बाकी का ड्रामा देखने के लिए उसे यहाँ छोड़ा था। तभी विश्वनाथ जी सभी को एक नज़र देख हाल के बीच में आ खड़े होते हैं और अपनी कर्कश आवाज़ में कहते हैं, हम जानते हैं आज यहाँ बहुत सा ड्रामा हो गया, पर अब हम आध्या बच्ची को और हर्ट नहीं करना चाहते। अगर अद्रिक आध्या से शादी नहीं करना चाहता तो अब हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, हम उसकी एंगेजमेंट तान्या से करेंगे। पर अंकित और आशी की एंगेजमेंट के बाद तब तक आध्या बच्ची को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा मूव ऑन करने का। विश्वनाथ जी की बात सुन मनन एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकता और ऊपर आध्या की रूम की तरफ चला जाता है। वही अद्रिक विश्वनाथ जी की बात सुन तान्या की ओर देख अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है, क्योंकि तान्या उसे देख स्माइल कर रही थी। वही तान्या को इस बात की भी खुशी थी कि इन सभी में तान्या का नाम नहीं आया, वरना आज तो उसका टाई टाई फिश ही हो जाता। पर अब उसे कौन बताएं कि आध्या ने उसके लिए कुछ अलग धमाका रखा है। आगे क्या करने वाली है आध्या, क्या होगा आध्या और अद्रिक का रिश्ता टूटने पर आध्या के रिएक्शन पर घरवालों का रिएक्शन, आखिर क्या करने वाला है मनन ईशानी के साथ, और क्या करने वाला है आगे अद्रिक, क्या विजय जी को होगा कभी आध्या की फीलिंग्स का एहसास। सभी सवालों के साथ और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी रीबर्थ ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स इन नोवेल। 18 मनन की माफ़ी, आध्या का गुस्सा। अब तक हाल में हुए सभी ड्रामों के बाद आध्या अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं विश्वनाथ जी उसी वक्त आशी और अंकित की एंगेजमेंट के बाद तान्या और अद्रिक के एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट कर देते हैं। मनन भी आध्या के रूम की ओर बढ़ जाता है। आगे मनन को ऊपर जाता देख अयान मन ही मन कहता है, जाओ जाओ बेइज्जत होकर ही आओगे। अगर बात पहले वाली आध्या की होती तो शायद वह माफ़ भी कर देती, पर मेरी दोस्त इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। तभी अक्ष भी ईशानी के पास आता है। अक्ष को तो ईशानी पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। अक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में ईशानी को देख कहता है, अगर आज के बाद तुमने कभी भी मेरी प्रिंसेस को परेशान किया या कुछ भी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना बोल अक्ष भी ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। इधर हाल में सभी विश्वनाथ जी की बात सुन हैरान थे। विश्वनाथ जी एक नज़र अद्रिक को देखते हैं, फिर दूसरी नज़र तान्या को देखते हैं। तभी विश्वनाथ जी अद्रिक के पास जा उसके पास खड़े हो अपने हाथों को पीछे बांधे हुए ही कहते हैं, अब तो आप खुश होंगे ना, आप जो चाहते थे वही हो रहा है, अब आध्या आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। विश्वनाथ जी का इतना ही कहना था, तभी अद्रिक उनकी तरफ देख अपने भावहीन चेहरे पर गुस्सा लिए अपनी नीली आंखों से सभी को एक नज़र देख तेज कदमों से मेंशन से बाहर चला जाता है। वहीं अद्रिक को यूं इतना गुस्से में जाता देख अयान मन ही मन खुद से सवाल करता है, अब इसे क्या हुआ, इसे तो खुश होना चाहिए ना। खैर छोड़ो, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतना बोल अयान अपने कंधे उचका देता है, फिर हाल में सभी की ओर देखने लगता है। वहीं आध्या के जाते ही अद्रिक को भी वहां घुटन सी होने लगी। जब से उसने तान्या और खुद की एंगेजमेंट की बात सुनी, अद्रिक बाहर आता है और अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो अपनी गाड़ी के बोनट पर अपनी दोनों हाथों को जोर से रखता है। अद्रिक के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी के मिले जुले भाव थे। तभी अद्रिक बोनट से अपना हाथ हटा सीधा खड़ा हो अपने कोट के बटन खोलता है और कोट उतारते ही गाड़ी में फेंक गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल लेता है। ना जाने क्यों अद्रिक को घुटन सी हो रही थी, तभी अद्रिक एक गहरी सांस लेते हुए स्टीयरिंग पर अपना हाथ रख अपना सिर झुकाए बैठ जाता है। ऐसे ही 1 मिनट तक कुछ सोचने के बाद अद्रिक अपना सर उठा एक नज़र गाड़ी के अंदर से ही सिंघानिया मेंशन के उस एरिया में देखा है जहां से आध्या के कमरे की बालकनी दिखती है। उधर एक नज़र डाल अद्रिक अपनी कर स्टॉट कर वहां से निकल जाता है। रीडर्स आप लोग चिंता मत कीजिए, इतनी जल्दी ना तो अद्रिक का एटीट्यूड खत्म होगा और ना ही हमारी आध्या का। देखते हैं दोनों के ही एटीट्यूड में कौन पहले झुकता है। वही अंदर हाल में अद्रिक के जाने के बाद विश्वनाथ जी एक नज़र यशवीर जी को देखते हैं जो जीवंत जी के बगल में ही खड़े थे। विश्वनाथ जी अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं,
ईशानी की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ईशानी की गलतियों की वजह से हम अपने बच्चों की खुशियां बर्बाद नहीं करेंगे। कल ही हम आशी और अंकित की एंगेजमेंट करने वाले हैं। विश्वनाथ जी की बात सुन जीवन जी और यशवीर जी दोनों ही अपनी पलकें झपका हाँ में सिर हिला देते हैं। पर दूसरी तरफ विश्वनाथ जी की यह बात सुन बाकी सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कल ही मनन और ईशानी की एंगेजमेंट थी। तभी विश्वनाथ जी की यह बात सुन अर्पिता जी उनके सामने आते हुए कहती हैं, पर पापा जी कल तो मनन और ईशानी की एंगेजमेंट है। विश्वनाथ जी अपनी तिरछी नज़रों से अर्पिता जी की तरफ देख कहते हैं, बेटा आपको अभी भी लगता है कि इतना सब होने के बाद मनन ईशानी से एंगेजमेंट करेगा? हमें नहीं लगता, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। फिर विश्वनाथ जी एक नज़र ईशानी की तरफ देखते हैं, जो अभी भी अपना सिर झुकाए हाल के बीचों बीच खड़ी थी। थप्पड़ खाने के बाद से ही वह बस यूं ही खड़ी थी। दोस्तों, मुझे तो ये विश्वनाथ दादू बड़े ही समझदार किस्म के इंसान लगे। सभी राइट टिक्स हैं इनके अंदर। यह आध्या को पसंद करते हैं, अद्रिक को आध्या के लिए चाहते हैं, पर अद्रिक को आध्या के लिए तड़पता हुआ भी देखना चाहते हैं। तभी विश्वनाथ जी अंकित की ओर देख उसे कुछ इशारा करते हैं, जिसे समझ अंकित ईशानी के पास आ उसका हाथ पकड़ बाहर ले जाने लगता है। विश्वनाथ जी भी सभी से एक बार फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हम सभी को अब चलना चाहिए। इतना का विश्वनाथ जी एक नज़र अमरेंद्र जी को देखते हैं, जो विजय जी के बाजू में खड़े थे। तभी विनय जी अंकित के पिता भी विश्वनाथ जी को देख कहते हैं, ओके डैड, मैं गाड़ी निकलता हूँ। रजत जी भी विनय जी के साथ बाहर चले जाते हैं। वही अयान अपनी जगह खड़ा हो सीढ़ियों से ऊपर आध्या के रूम की तरफ देख धीमी आवाज में कहता है, काश एक बार तुझसे मिल पाता यार। चल कोई ना, तुझसे तो फ़ोन पर बात कर लेंगे। इतना बोल अयान भी आशी के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता की वाणी जी और राखी जी कीर्ति जी के बगल में ही खड़ी थी। वहीं इतिश्री जी भी उनके साथ ही खड़ी थी। तभी अर्पिता जी कीर्ति जी के पास आती है और उनकी आंखों में देख अपने हाथ जोड़ कहती हैं, मुझे माफ़ कर देना कीर्ति, ईशानी की वजह से आध्या को जो भी तकलीफ है उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वैसे तो अर्पिता जी को तान्या आध्या से ज़्यादा पसंद थी, पर आज ईशानी के किए कर्मों की वजह से अर्पिता जी को आध्या के लिए बुरा लग रहा था। पर अद्रिक और तान्या के लिए अर्पिता जी खुश थी, क्योंकि ईशानी ने हमेशा ही उनके मन में यही भरा था कि अद्रिक तान्या को पसंद करता है और अर्पिता जी अद्रिक की खुशी चाहती थी, चाहे वह तान्या में हो या आध्या में। उन्हें सिर्फ अद्रिक की खुशी से मतलब था। वहीं दूसरी तरफ वाणी जी मन ही मन कहती है, पापा जी का यह फैसला बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ तान्या हमारे घर की बहू बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी कंपैरिजन तो हम आध्या से कर ही नहीं सकते। पता नहीं सबकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है जो उस बच्ची को हमेशा से ही गलत समझते आए हैं। वाणी जी अपने मन की बात मन में ही दबाकर चेहरे पर एक छोटी सी हंसी लिए कीर्ति जी के पास हाथ जोड़ वहां से अर्पित जी के साथ निकल जाती हैं। वहीं राखी जी भी कीर्ति जी के कंधों पर अपना हाथ रख वहां से चली जाती है। सभी के जाने के बाद जीवंत जी भी यशवीर जी के सामने हाथ जोड़ वहां से चले जाते हैं। यशवीर जी भी सभी को जाता देख रहे थे। हॉल में बस विजय जी के पास अमरेंद्र जी थे। अमरेंद्र जी एक नज़र विजय जी को देख कहते हैं, सुन यार प्लीज़ आध्या को उसके अंकल की तरफ से सॉरी बोल देना, मेरे बच्चों ने बहुत हर्ट किया है उस बच्ची को। अमरेंद्र जी की बात सुन विजय जी बस हाँ में सर हिला देते हैं। अमरेंद्र जी भी सिंघानिया मेंशन से बाहर आ जाते हैं। सभी अपनी कार में बैठ अपने अपने मिशंस के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आस्तीन में सांप का सीधा साधा एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ देख सकते हो। ईशानी जिसकी चमची बना फिरती थी, आज उसकी वजह से ही उसकी एंगेजमेंट टूटी, पर वहीं तान्या की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है ना। एकदम सच्ची बात ही टंग आउट। अब हाल में बस तान्या, विजय जी, कीर्ति जी, राज जी, इतिश्री जी, यशवीर जी और यामिनी की ही थे। ध्रुव भी अपने रूम में जा चुका था। सभी के जाते ही यशवीर जी हाल में सोफे पर बैठ जाते हैं। उन्हें इस तरह देख यामिनी जी भी उनके पास आती है, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। तभी यशवीर जी विजय जी की तरफ एक तिरछी नज़र देख एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए सोफा टेबल की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमने कहा था ना आध्या को खुद से दूर मत कीजिए, इस परिवार से दूर मत कीजिए। आप लोगों की वजह से ही आध्या आज ना किसी को खुलकर कुछ बता पाती है और ना ही किसी को कोई जवाब दे पाती है, क्योंकि उस बेचारी बच्ची को पता है आप लोग उसकी किसी बात का यकीन नहीं करोगे। इसीलिए उस मासूम बच्ची ने अपनी तकलीफें बताना ही छोड़ दी। यशवीर जी की एक एक बात कीर्ति जी के मन को कचोन रही थी। वही विजय जी यशवीर जी की बात सुन उनकी तरफ मुड़ कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं डैड, आप भी जानते हैं मैंने बिल्कुल ठीक किया था। अगर मैं उसे हॉस्टल नहीं भेजता तो वह अब तक तान्या को न जाने कितनी छोटे पहुंचा चुकी होती। विजय जी की बात सुन यशवीर जी अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी आंखों में गुस्सा भरा विजय जी को कहते हैं, यही तो आपकी तकलीफ है विजय, आपने कभी भी आध्या को समझा ही नहीं। पहले आपको उसके अनाइंग बिहेवियर से परेशानी थी, तो अब जब वह बच्ची शांत शांत और चुप चुप सी रहने लगी तो आपने उसे बिल्कुल नकारा और निकम्मा समझ लिया। क्या आपने कभी सोचा है आध्या के 100% मार्क्स पर भी आप उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करते। वहीं तान्या चाहे आध्या के अंकों के आधे भी क्यों न कर दें, आप उसकी तारीफों के फूल बांधने लगते हो। तो भला उस बच्ची को बुरा क्यों नहीं लगेगा। और सच बताऊं तो आप अभी भी आध्या को गलत समझते हैं, पहले भी गलत समझते थे और हमेशा ही गलत समझते आए हैं। जिस दिन आपकी आंखों पर से यह पट्टी उतरेगी ना, उस दिन आध्या बच्चा आपसे बहुत दूर हो चुकी होगी। इतना बोल यशवीर जी तेज कदमों से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। उनके पीछे ही यामिनी जी भी चली जाती हैं।
वही कीर्ति जी एक नज़र विजय जी को अपनी नम निगाहों से देखती हैं, फिर वो भी वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। तभी तान्या अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना डैड। फिर तान्या थोड़ा सिसकते हुए कहती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर अद्रिक मुझसे प्यार करता है तो। तान्या एक मौका नहीं छोड़ती थी अपनी मासूमियत दिखाने का। वही विजय यशवीर जी की बातों से सोच में पड़ जाते हैं। वह तान्या को यूं देख उनके पास आ कहते हैं, नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अद्रिक को आप उसके काबिल लगते हैं, वो आपसे प्यार करता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आध्या को यह चीज़ समझनी होगी। इतना कह विजय जी भी अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। वही हाल में इतिश्री जी और राज जी ये देख वह लोग भी वहां से चले जाते हैं। सभी के जाते ही तान्या वहीं सोफे पर पैर चढ़ाई बैठ जाती है और अपनी आंखों से स्टाइल में आंसू साफ करते हुए कहती है, बस मेरे 2 आंसू ही काफ़ी है डैड को मेरी तरफ झुकाने के लिए। आध्या तुम जो चाहे वो कर लो, डैड की प्रायोरिटी और अद्रिक की प्रायोरिटी हमेशा मैं ही रहूंगी। तुम मुझसे कभी आगे नहीं बढ़ सकती। कसम से दोस्तों, अगर मेरी ऐसी सौतेली बहन होती तो मैं उसे बिना किसी रिग्रेट के कॉफ़ी में जमालगोटा मिलाकर पिला देती और सभी टॉयलेट के दरवाजे बंद कर देती। वहीं दूसरी तरफ आध्या का कमरा। आध्या अपने कमरे में अपना पिकाचू वाला नाइट सूट पहने बड़े आराम से बेड पर लेटी अपने फ़ोन में कैंडी क्रश गेम खेल रही थी। हमारी अलीशा जब भी परेशान होती या जब भी खुश होती वह यही गेम खेला करती थी। पर तभी आध्या अपना फ़ोन बेड पर रख बेड पर आरती पलटी मार बैठ एक लंबी सांस लेते हुए खुद से कहती है, अरे यार नीचे क्या ड्रामे हुए होंगे, ये गधा फ़ोन भी नहीं कर रहा है मुझे। अगर मैंने फ़ोन किया तो कहीं गलत वक्त पर ना लग जाए। पर तभी आध्या के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। उसे कुछ याद आता है जिसे याद कर आध्या के जबड़े कस जाते हैं। फ्लैशबैक। थोड़ी देर पहले जैसे ही आध्या अपने रूम में आई थी, वह अपने बेड पर बैठी टेबल पर रखा पानी का गिलास उठा, उसमें से पानी का सिप लेते हुए खुद से कहती है, कितनी गर्मी है, इतनी जोर से प्यास लगी थी। अगर डायलॉग के बीच में किचन में जाती और पानी पीती तो क्या इंप्रेशन पड़ता मेरा। खैर छोड़ो। इतना बोल आध्या वह पानी एक सांस में गटक जाती है। आध्या पानी पीकर गिलास नीचे रखती है कि तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। आध्या मन ही मन कहती है, अबे यार अभी तो मैं आई हूँ, इतनी जल्दी क्लाइमैक्स भी हो गया क्या। पर तभी आधे अपने ख्यालों को झटक जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर मनन अपना सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे अपनी नज़रें मिलाए आध्या से, पर हिम्मत करके वह जैसे ही आध्या की आंखों में देखता है, आध्या भी उसकी आंखों में देखती है। मनन की आंखों में आंसू थे। तभी आध्या कुछ सोचते हुए अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त करते हुए कहती है, क्या हुआ, कोई काम था क्या आपको मुझसे। आध्या की बात सुन मनन आध्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले रूम के अंदर आते हुए ही नीचे बैठ जाता है और आध्या के हाथों को अपने चेहरे पर लगा सिसकते हुए कहता है, गुड़िया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे हमेशा ही गलत समझा, प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दे। वही आध्या ये सब देख थोड़ा चौंकते हुए मनन के हाथों से अपना हाथ छुड़ाती है, जिसे देख मनन आध्या की ओर देखता है और खड़ा हो जाता है। तभी आध्या कहती है, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। आध्या की यह लाइन सुन मनन के चेहरे पर एक छोटी सी हंसी आई थी कि तभी आध्या थोड़ा रुक कर कहती है, बुरा अपनों की बातों का माना जाता है और मुझे नहीं लगता इस घर में अक्ष भाई के अलावा मेरा कोई भी अपना है। आध्या की यह बात सुन मनन की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। तभी मनन आगे कुछ कहने को मुंह खोलता ही है कि तभी आध्या अपने हाथों का इशारा कर उसे रोकते हुए कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी और आपको मुझसे माफ़ी मांगने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई नहीं होती आपको माफ़ी देने वाली। मनन आध्या की बात सुन मन ही मन कहता है, आज मेरी गुड़िया मुझसे इतनी दूर हो गई है कि मुझे अपना भाई तक नहीं मानती। ऐसा मनन इसलिए सोच रहा था क्योंकि जब से हमारी अलीशा आध्या की बॉडी में आई थी उसे मनन की सभी बातें पता थी। इस वजह से वह मनन से ज़्यादा बातें तो छोड़ो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। पर उस वक्त मनन को यह एहसास नहीं होता, पर आज जब उसे इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा था उसके सीने में टीस सी उठ रही थी, क्योंकि आध्या ने एक बार भी मनन को मनन भाई नहीं कहा था, जो कि हमेशा ही हमारी पुरानी आध्या कहा करती थी। वही आध्या मनन को वहीं खड़ा देख अपने हाथों से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, प्लीज़। आध्या का ऐसा व्यवहार देख मनन टूट जाता है। तभी मनन अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगता है। जैसे ही उसके कदम आध्या के रूम के दरवाजे के बाहर जाते हैं, आध्या फटाक से दरवाजा बंद कर देती है। दोस्तों, मनन के लिए ज़्यादा बुरा फील मत करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा आध्या ने भी फील करा है। मनन तो सिर्फ आध्या की बेरुखी देख रहा है, पर आध्या तो हर किसी की बेरुखी झेलती आई है। वहीं दूसरी तरफ आध्या का ऐसा व्यवहार और मनन को उसके दरवाजे के बाहर खड़ा अक्ष देख रहा था। अक्ष जो आध्या के ही कमरे में उससे बात करने आ रहा था, वह ये सब देख अपनी जगह रुक एक पिले के पीछे खड़ा हो जाता है। अक्ष मन ही मन कहता है, मैं अपनी प्रिंसेस को स्ट्रांग बनाना चाहता था, हार्टलेस नहीं, पर इसमें बेचारी की भी कोई गलती नहीं। वक्त और हालात इंसान को क्या नहीं बना देते, पर मैं खुश हूँ अपनी प्रिंसेस के फैसले से। अक्ष ये बात आध्या को अद्रिक से रिश्ता तोड़ने के वजह से कह रहा था। तभी माना न वहां से पीछे मुड़ अपने रूम की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अक्ष पर पड़ती है। अक्ष भी मनन को देखा है, मनन की आंखों में आंसू थे। वही अक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। मनन अक्ष को देख कहता है, भाई क्या हो गया है, गुड़िया को समझाए ना उसे, वह मुझे माफ़ नहीं कर रही है। आप तो जानते हैं ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। प्यार करते हो
उस वक्त कहाँ गया था प्यार जब तुम्हारी बहन पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गलत इल्जाम लगाए जिसे सच मानकर तुमने उसे हट किया। प्यार उसे नहीं कहते जो तुम कह रहे हो, प्यार उसे कहते हैं जो आध्या तुमसे करती है। उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सच्चाई कभी नहीं बताई क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हारा दिल न टूटे इस वजह से तुम्हारी हर बात को सह जाती थी मेरी बहन। और अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो तुम यह एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आध्या तुम्हें माफ़ कर दे हो। वह तुम्हें माफ़ कर दे पर तुम खुद को कैसे माफ़ कर पाओगे। तुम सबसे छोटी होकर भी आध्या रिश्तों को और प्यार को समझती है। अब यह फैसला आद्या का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना का अक्ष अपने रूम की तरफ चला जाता है। फ्लैशबैक एंड दोस्तों, आद्या के लिए तो फ्लैशबैक मनन के उसके कमरे से बाहर जाने के बाद ही खत्म हो गया था। उसके आगे के बारे में आद्या कुछ नहीं जानती। आद्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन रिंग होने की वजह से आद्या अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह जल्दी से अपना फ़ोन देखती है। फ़ोन में अयान का कॉल आ रहा था। आद्या बिना एक सेकंड वेस्ट किया फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते ही आद्या कहती है, क्या यार बहुत जल्दी फ़ोन कर दिया, सुबह के 4 बजे करता, कम से कम तुझ जैसी यूजलेस चीज़ अलार्म के तो काम आती। इधर अयान आद्या की एक झटके में ही इतनी सारी बातें सुन अपने कानों पर से फ़ोन को अलग करते हुए फ़ोन को देखता है। फिर कहता है, इसके ऊपर हमेशा ही खून सवार रहता है या मेरे से इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। अयान एक नज़र अपने कानों को टच करता है, फिर फ़ोन को हल्का सा अलग रख बोलता है, अरे यार ड्राइविंग कर रहा था तू तो अपने सॉलिड डायलॉग मारकर कमरे में चली गई। यहाँ पर जितना भी ड्रामा हुआ सब मेरी आंखों ने अकेले झेला है। अयान की बात सुना आद्या शांत होते हुए कहती है, अच्छा बता क्या क्या हुआ। तभी अयान बोलना स्टार्ट करता है, ईशानी को उसके डैड ने 2 थप्पड़ लगाए, बेचारी सिस्क सिस्क कर रो रही थी। वेरी गुड, आगे बता। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यह है कल आशी और अंकित की एंगेजमेंट है। आद्या ये सुन एक्साइटेड होते हुए कहती है, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम थोड़ा एंजॉयमेंट तो होगा। तभी अयान आगे कहता है, आगे तो सुन, पहले कल मनन और ईशानी की एंगेजमेंट थी जो विश्वनाथ अंकल ने कैंसिल कर दी। ये सुन आद्या कहती है, ये तो और भी अच्छा हुआ, अब कम से कम मनन भाई ईशानी के पीछे कुछ देर अपना टाइम वेस्ट तो करेंगे, कम से कम मुझे तो नहीं पकाएंगे अपनी माफिया मानकर। अयान तो पहले से ही जानता था आद्या मनन को माफ़ नहीं करने वाली। तभी अयान आगे कहता है, एक और बिग ट्विस्ट है। आद्या कहती है, हाँ जल्दी बता। अयान कहता है, विश्वनाथ अंकल जी ने आशी और अंकित की एंगेजमेंट के बाद अद्रिक और तान्या की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट भी कर देती है। अयान की बात सुन आद्या 2 मिनट के लिए शांत होती है। आद्या खुद से ही कहती है, क्या यार एक बार तो कम से कम इस कहानी के हीरो का चेहरा देख लेना चाहिए था, अपने एटीट्यूड में एक बार भी उसकी तरफ देखा ही नहीं मैंने। तभी आद्या अयान से कहती है, क्यों विश्वनाथ जी ने ऐसा क्यों किया, तान्या और मिस्टर खडूस दोनों है पैकी साथ में एंगेजमेंट करवा देते। आद्या की इस बात पर अयान दबी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे इसके पीछे का रीज़न तो सुन। विश्वनाथ अंकल ने कहा आशी और अंकित के एंगेजमेंट के बाद तान्या और अदरक की एंगेजमेंट होगी, तब तक तू मूव ऑन कर पाएगी। अयान की यह लाइन सुनते ही आद्या अपने चेहरे पर पहले तो सख्त एक्सप्रेशन लाती है, फिर अचानक ही जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मूव ऑन जी, घंटा किस बात का मूव ऑन और किससे मूव ऑन, हद है। मैंने तो अभी तक उसे आदमी का चेहरा तक नहीं देखा। आधे की बात सुन अयान चौंकते हुए कहता है, क्या तूने अभी तक अदरक को नहीं देखा। आद्या मुंह बनाते हुए, नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो कोई हैंडसम सा बंदा बताऊंगी जो मेरी सारी बातें मन और मेरे इशारों पर नाचे। आधे की बात सुन अयान कहता है, तो तू एक बंदर क्यों नहीं रख लेती अपने साथ, तेरी सारी बात मानेगा और तेरे इशारों पर भी नाचेगा, वैसे भी तुझे पति की ज़रूरत ही कहाँ है। अयान की बात पर बस आद्या इरिटेटिंग आवाज़ में रहती है, वेरी फनी। तभी अयान कहता है, वेट वेट वेट, एक बात बता, तुझे कैसे पता चला ईशानी यह सारी सीरीज़ प्ले करने वाली है और आखिर उसकी असली सीरीज़ में था क्या जो तूने बदल दी। अयान की बात सुने आद्या कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक, आद्या ईशानी के पास वह पर्स नोटिस करती है। आद्या को समझ आ जाता है ईशानी जरूर कुछ करने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई फैमिली गेट टुगेदर नहीं था जब ईशानी और तान्या ने मिलकर आद्या की इंसल्ट न कराई हो। डिनर टेबल पर जैसे ही सभी बैठे थे, आपको याद होगा आद्या काफ़ी बाद में आई थी। आद्योनी सीड्स को प्ले कर रही थी, उसे ईशानी को तो एक्सपोज करना ही था, इस वजह से उसने पहले से ही कॉलेज के दिन को ब्लैकमेल करके उसे सारी सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस लेकर उसकी कॉपी ले ली थी, क्योंकि आद्या को तो पहले से ही पता था कब कब और कौन से सीन में ईशानी ने आद्या को परेशान किया है, क्योंकि वह ये सब नवल में पढ़ चुकी थी। आद्या उन फुटेज को कॉपी कर सीधी अपने पास रख लेती है और बस उसे इंतजार था तो ईशानी के वार का, क्योंकि आद्या जानती थी ईशानी अपने साथ हुई उसे हरकत को जरूर सबके सामने दिखाएंगे, जिसे समझ हमारे समझदार आद्या ने अपनी यह चाल चली। फ्लैशबैक एंड अध्याय की यह सभी बातें सुन आयरन अपना फ़ोन रख फ़ोन के सामने ताली बजाते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुझे, क्या दिमाग पाया है तूने, आई सैल्यूट यू। अयान की बात सुन आधे हंसते हुए कहती है, बस बस इतनी भी तारीफ मत कर। तभी अयान कहता है, सच बताओ तो एक बार मुझे भी तुझसे पंगा लेने से पहले सोचना पड़ेगा। मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचियो भी मत, तू मेरा दोस्त है, तू ही मेरी जान है, सारी दुनिया से तेरे लिए लड़ जाऊं, इस कदर हमें तुमसे प्यार है। आद्या की यह लाइन सुन अयान ब्लश करते हुए कहता है, बस बस इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, कल एंगेजमेंट है यार, तेरी मम्मी बड़ी खूबसूरत लगी मुझे। तभी आद्या कहती है, राखी आंटी भी बहुत खूबसूरत है। तभी अयान कहता है,
तीनों ही फैमिलीज की लेडीज को देखकर कोई नहीं कह सकता उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, कितनी वेल मेंटेन और फिट है सभी की सभी। खासकर कि इतिश्री चाची जी, हाय मेरा तो दिल ही आ गया उन पर। अयान की बात पर आध्या कहती है, एक बात बता, तू सच में इतना बेशर्म है या सिर्फ मेरे सामने बनता है? अयान बस आध्या की बात पर हंस देता है। अच्छा अच्छा चल ठीक है, फ़ोन रख रही हूँ, अभी मुझे बहुत सी चीज़ सोचनी है, कल मिलते हैं। अयान भी आध्या को बाय बोल फ़ोन कट कर देता है। हे भगवान, दो बेस्ट फ्रेंड्स फ़ोन पर घंटे बात करने से ज़रा भी नहीं थकते। फ़ोन कट कर आध्या अपने बिस्तर पर लेट ऊपर सीलिंग को देखने लगती है। तभी आध्या एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अब अगली बारी तुम्हारी है तान्या, तैयार हो जाओ। क्या करने वाली है आध्या? क्या हो रहा है अद्रिक को? क्या होगा कल कॉलेज में सभी का रिएक्शन अद्रिक और आध्या के टूटे रिश्ते पर? क्या ईशानी चलेगी कोई और चाल? सभी सवालों के साथ और भी तो ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी रीबर्थ ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स इन नोवेल। आगे का चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ इस कहानी के साथ बने रहिए। 19 आध्या की सीक्रेट डायरी शॉपिंग। अब तक आध्या और अयान हाल में हुए सभी की गपशप के बाद फ़ोन रख सो जाते हैं। आगे वहीं दूसरी तरफ खुराना पैलेस, एक कमरा जिसमें बिल्कुल अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी के उजालों में एक पसीने से तरबतर शख्स लगातार पंचिंग बैग को हिट किए जा रहा था। ये शख्स कोई और नहीं अद्रिक ही था। अद्रिक ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का लोअर पहना था और उसकी ऊपर की बॉडी नेक थी जिसमें उसका पसीने से तरबतर पीठ हल्के रोशनी में और भी अट्रैक्टिव और हॉट लग रहा था। अद्रिक के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था, जिस गुस्से की वजह से वह पंचिंग बैग को बहुत ही एग्रेसिवली हिट कर रहा था। तभी अचानक ही अद्रिक रुक जाता है और अपने दोनों हाथों से पंचिंग बैग को पकड़ कुछ सोचने लगता है। आध्या का आज पूरे वक्त उसे इग्नोर करना याद आ रहा था, जिसे सोचते हुए ही उसके जबड़े फिर से कस जाते हैं। वह एक बार फिर जोर जोर से पंचिंग बैग को हिट करने लगता है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, नो नो अद्रिक, यू कांट थिंक दैट, जस्ट लीव इट। इतना बोल अद्रिक एक बार फिर पंचिंग बैग को जोर जोर से हिट करने लगता है। वही अद्रिक को इस तरह उस रूम के बाहर सफ़ेद कुर्ते और हाथों को पीछे मोड़ खड़े विश्वनाथ जी देख रहे थे। कुछ ही देर बाद विश्वनाथ जी एक तिरछी हंसी हंसते हुए अपने रूम की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन, विजय जी का कमरा। विजय जी अपने कमरे की बालकनी में खड़े ऊपर आसमान को देख कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ही गहरे भाव थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी परेशानी का कारण क्या है। उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। वह किस चीज़ का डर था ये तो वह भी नहीं समझ पा रहे थे। इधर मनन भी अपने कमरे में बेसुध हुए अपने बेड पर लेट एक तक ऊपर छत की ओर देख रहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन की रिंग एक दो बार बजती है, फिर बंद हो जाती है। ऐसे ही 4 से 5 बार फ़ोन रिंग करता है, जिसे देख मनन गुस्से से अपने जगह से उठ फ़ोन को उठाता है। उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता, जिसे देख मनन को बेहद गुस्सा आता है, साथ ही उसकी मुट्ठियां भी कस जाती है। फ़ोन कट कर दोबारा बजने लगा है, जिसे देख मनन फ़ोन उठाता है। मनन जैसे ही फ़ोन उठाता है, दूसरी तरफ से ईशानी रोते से सिकते कहने लगती है, हेलो मनन, तुम सुन रहे हो? हेलो। ईशानी थोड़ा रुकते हुए और ज़्यादा रोते हुए कहती है, मनन मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। वह सारी वीडियो देखती, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कभी कुछ कर सकती हूँ? वह तो आगे है जो हमेशा ही मुझे परेशान करती है, तुम जानते हो ना, वह मुझसे नफरत करती है, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। मनन ईशानी की सारी बातें सुन अपने दांत भींचते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप। एक और लफ्ज़ मेरी बहन के बारे में कुछ कहा ना, तुम्हें भूल जाऊंगा कि मुझे कभी तुमसे प्यार था। तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। इतना बोल मनन फ़ोन काट देता है और फ़ोन को कमरे में लगे काउच पर फेंक देता है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह का वक्त, राजपूत निवास, अयान का कमरा। अयान अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के पास सीटी बजाते हुए खड़ा रेडी हो रहा था। तभी उसके कमरे का डोर नॉक होता है। अयान एक नज़र डोर की तरफ देख कहता है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। अयान के इतना कहते ही आशी किसी बंदरिया की तरह अंदर अयान के कंधों पर चढ़ उससे चिपक जाती है। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट ब्रदर। आशी की बात सुन और उसकी हरकत देख अयान पहले तो मुस्कुराता है, फिर आशी को अपने कंधों पर से लगभग गिराते हुए कहता है, ओ मिस छिपकली। फिर अयान थोड़ा रुककर हंसते हुए कहता है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना ही काम आसान किया है, अब कम से कम तुझे कोई और झेलेगा। आशी अयान की बात को फुल इग्नोर करते हुए कहती है, भाई आप इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? मुझे तो थोड़ी देर में शॉपिंग के लिए निकलना है, तो आप अभी से क्यों रेडी हो गए? तभी अयान आशी को देख कहता है, क्या मतलब तैयार हो गए? मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आशी चौंकते हुए अयान की आंखों में देख कहती है, क्या बकवास कर रहे हो भाई? आज मेरी एंगेजमेंट है, आप मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आशी की बात सुन अयान कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके कमरे में राखी जी आती है। अंदर आते हुए ही राखी जी चेहरे पर स्माइल लिए कहती है, ठीक कह रही है बेटा आशी, आज आपको कॉलेज नहीं जाना, आज आप आशी को शॉपिंग करवाने ले जाएंगे। राखी जी की बात सुन अयान अपनी बात को मुंह में ही चबा जाता है और हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कुराने लगता है, जिसे देख आशी खुश होते हुए फिर से अयान के कंधों पर झपट जाती है। थैंक यू सो मच भाई।
ठीक है, बात बात पर ही बंदर की तरह क्यों चिपक जाती है, पिछले जन्म में बंदरिया ही थी क्या? तो अयान की बात सुन आशी जो अयान के कंधों पर चढ़ी हुई थी, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं बंदर थी, वह भी काटने वाली। इतना बोल आशी अयान के कंधों पर काट लेती है, जिसे देख राखी जी हंसते हुए कहती हैं बस बस बेटा। वही अयान को दर्द होता है, वह जल्दी से आशी को अपने कंधों से नीचे उतार देता है और मुंह बनाते हुए कहता है बंदरिया कहीं की। ओके भाई मैं जा रही हूँ रेडी होने। इतना बोल आशी वहां से चली जाती है। वही राखी जी भी अयान को नाश्ते का बोल नीचे चली जाती है। अयान अपने कमरे में बड़े आराम से अपने होठों को गोल कर सीटी बजाते हुए सोफे पर बैठ अपना फ़ोन उठाता है और बड़े ही स्टाइल से आध्या का नंबर टाइप करता है। टाइप करते हुए अयान खुद से ही बातें करते हुए कहता है हम कॉलेज नहीं जा रहे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तू चली जाए, हाँ हाँ। इतना बोल अयान आध्या को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन, आध्या का कमरा। आध्या हेयर ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी, तभी उसके फ़ोन पर अयान का फ़ोन आता है, जिसे देख आध्या जल्दी से फ़ोन को उठा स्पीकर पर रख देती है और अपने हेयर को सुखाने लगती है। फ़ोन उठाते ही अयान कहता है हे माई डेंजरस गर्ल, गुड मॉर्निंग। अयान की बातें सुन आध्या अपना हेयर ड्रायर रख कहती है फालतू की बकवास क्यों कर रहा है, सुबह सुबह मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए फ़ोन किया है क्या तूने, जल्दी बता क्या हुआ। आध्या की बात पर अयान हंसते हुए कहता है देख यार मैं कॉलेज नहीं आ रहा और तू भी नहीं जा रही है। अयान की बात पर आध्या कहती है क्यों क्या हुआ, वैसे तू नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं जा रही हूँ, पर हुआ क्या है। तभी अयान कहता है मोम ने आशी को शॉपिंग करवाने के लिए कहा है, आज उसकी एंगेजमेंट है। तभी आध्या कहती है ओके, जिसे सुन अयान कहता है क्या ओके तू भी मेरे साथ शॉपिंग करने आ रही है। फिर अयान थोड़ा रुक कर शर्माते हुए कहता है और प्लीज़ यार मिस इनोसेंट को भी अपने साथ लेकर आना। अयान की बात सुन आध्या कहती है वो तो तेरी वजह से मैं भी छुट्टी करूं और दूसरे की भी करवाओ, आर यू मैड। फ़ोन रख रहा हूं, दोनों को पिक करने मैं आ जाऊंगा, बी रेडी। इतना बोल अयान फ़ोन कट कर देता है। इधर आध्या फ़ोन कटने के बाद फ़ोन को घूर रही थी। फ़ोन को देखते हुए ही आध्या कहती है इसकी इतनी हिम्मत, मुझे ऑर्डर दे रहा है, बताती हूँ इसे। बहुत दिन हो गए इसके एंट्रियों को मेरे मुंह के नहीं लगे। इतना बोल आध्या जल्दी से रेडी होने लगती है। आध्या जो बाथरोब पहने अपने बालों को सुखा रही थी, वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो क्लोजेट की तरफ बढ़ जाती है। क्लोजेट को ओपन कर आध्या अपने लिए एक कपड़े निकालती है। आध्या क्लोजेट बंद ही करने वाली थी कि तभी उसकी नज़र एक ड्रार पर जाती है। उसे देख आध्या 2 पल के लिए शांत हो जाती है, फिर अपने हाथों को धीरे धीरे उसी ड्रार की तरफ बढ़ा क्लोजेट को ओपन करती है। क्लोजेट के अंदर आध्या को हमारी पुरानी आध्या की एक चीज़ मिलती है, जिसे आध्या बखूबी जानती थी क्योंकि यह चीज़ नोबेल में हाईलाइटेड थी। यह कुछ और नहीं हमारी पुरानी आध्या की डायरी थी, जिसमें क्या लिखा हुआ है यह आपको आगे पता चलेगा। आध्या उसे डायरी को एक नज़र देख वापस वही रख उस ड्रार को बंद कर देती है। इस वक्त आध्या के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। आध्या फटाफट चेंज कर रेडी हो रूम से बाहर निकल जाती है। आध्या ने आज ब्लैक डेनिम वुमेन जीन्स पहनी थी और साथ ही में रेड कलर का फुल स्लीव्स क्रॉप टॉप पहना था, जिसमें उसकी हल्की हल्की गोरे गोरे पेट और कमर नजर आ रहा था, जिसमें वह काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। साथ ही में उसने व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहने थे। बालों का पोनीटेल बनाया था, उसके सुनहरे बालों की पोनीटेल उस पर इतनी जच रही थी और बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। आध्या अपना पर्स उठाती है और उसे टांगते हुए रूम से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ खुराना's पैलेस। पूरी खुराना फैमिली नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी सीढ़ियों से अद्रिक अपने जूते की टकटक बजाए नीचे आता है और नाश्ते की टेबल की ओर बढ़ जाता है। वैसे तो अद्रिक हमेशा ही सूट बूट में ही रहता है, क्योंकि वह खुराना अंबार का ऑनर था। कॉलेज तो सिर्फ विश्वनाथ जी का एक बहाना था अद्रिक को आध्या के क्लोज करना, क्योंकि अद्रिक ने अपने फर्स्ट ईयर से ही कंपनी संभालना शुरू कर दिया था और आज खुराना अंबार वर्ल्ड की टॉप कंपनी की लिस्ट में नंबर 1 पर थी। पर फिर भी दादाजी ने ये शर्त रखी कि तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही होगी, ताकि लोगों को ये ना कहने का मौका मिले कि उनके सीईओ के पास कॉलेज डिग्री तक नहीं है। इस वजह से बस अद्रिक कॉलेज जाता था। अद्रिक आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है और अपना सैंडविच उठा उसे खाने लगता है। लगभग 2 ही मिनट बाद ईशानी भी सीढ़ियों से नीचे उतर नाश्ते की टेबल के पास आती है। उसे रात भर नींद तो बिल्कुल नहीं आई, उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। शायद ये थप्पड़ की वजह से था या फिर रोने की वजह से, कह पाना मुश्किल था। वह नीचे आकर सबको एक नज़र देख अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बात क्या करे, सभी उसे देख अपनी नज़रें फेर रहे थे। वही अद्रिक ने ईशानी की तरफ देखा भी नहीं, पर तब भी ईशानी को इतना यकीन था कि अद्रिक भाई उसका साथ देंगे। अद्रिक अपना नाश्ता कर बिना किसी की तरफ देखे वहां से जाने लगता है। तभी अंकित भी अद्रिक को जाता देख कुछ सोचते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं उन दोनों के जाते ही विश्वनाथ जी, अमरेंद्र जी और विनय जी की तरफ देख कहते हैं हम चाहते हैं आज शाम की पार्टी बहुत ही शानदार होनी चाहिए, सभी बड़ी बड़ी नामी हस्तियों को इनविटेशन पहुंचना चाहिए। पर तभी विनय जी कहते हैं पर डैड अभी अद्रिक की शादी होना बाकी है, क्या उससे पहले अंकित की शादी होना ठीक रहेगा। विश्वनाथ जी एक नज़र विनय जी को देख सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं हमने कब कहा कि अद्रिक से पहले अंकित की शादी होगी, अंकित की एंगेजमेंट तो हो जाने दीजिए, शादी तो पहले अद्रिक की ही होगी। तभी ईशानी के दिमाग में कुछ आता है, वह मन ही मन कहती है आज शाम की एंगेजमेंट में ऐसे तैयार होगी कि मनन मुझसे फिर से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पाएगा, फिर उससे माफ़ी भी मांग लूंगी।
इतना सोच ईशानी मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। अपनी अलमारी में से सभी महंगी और लग्जरियस ड्रेस निकालने लगती है। देखते ही देखते पूरा बेड खूबसूरत और ब्रांडेड कपड़ों से भर चुका था, जिसमें से ईशानी अपनी ठुड्डी पर उंगली रखते हुए कसचूज कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अदरक अपनी कार में बैठ निकल ही रहा था कि तभी अंकित भी दूसरी साइड का दरवाजा खोल अदरक के बगल में बैठ जाता है। वहीं पीछे रोहन भी पीछे का दरवाजा खोल अदरक की कार में बैठ जाता है। अंकित अदरक की तरफ देख कहता है, भाई प्लीज मेरे साथ शॉपिंग पर चल लीजिए ना, आपकी चॉइस सबसे बेस्ट है, चाहे वह पार्टी वेयर हो या फिर एंगेजमेंट, आपकी चॉइस हमेशा ही बेस्ट होती है। अदरक अंकित की तरफ देखकर खतरनाक लुक देता है कि तभी अंकित उसे देख कहता है, भाई आप मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे प्लीज भाई। अंकित की बात सुनो। अदरक अपनी नज़रें फेर एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ओके पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे, मुझे ऑफिस जाना है। ओके भाई ओके। तभी अदरक एक नज़र पीछे मुड़ता है और रोहन की तरफ देख कहता है, और तुझे भी इसी ने बुलाया है क्या? रोहन अदरक को देख कहता है, ऑब्वियसली यार, मेरे यार के भाई की एंगेजमेंट है तो मुझे भी तो शॉपिंग करनी है ना। अदरक अपना सर घुमा कार स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन। आध्या अपने कमरे से सीधा नीचे आती है और नाश्ते की टेबल की ओर बढ़ जाती है। टेबल पर पूरी सिंघानिया फैमिली बैठी थी। आध्या टेबल पर विजय जी और तान्या को छोड़ सभी कोई नज़र देख कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आध्या के चेहरे पर मुस्कान देख सभी को हैरानी होती है, क्योंकि सभी को पता था आध्या और अदरक के बारे में, पर यहाँ अदरक से रिश्ता टूटने पर आध्या को दुखी होने की बजाय खुश देखकर तान्या के दो हाव भाव ही बदले हुए थे। वहीं ध्रुव मन ही मन कहता है, मेरी दी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इनका रिश्ता टूटा है और इन्हें मूव ऑन करने का टाइम चाहिए। इन्हें देखकर तो लगता है ये खुद चाहती थी रिश्ता टूट जाए। मन की हो जाने पर इंसान जैसे खुश होता है, ये बिल्कुल वैसे ही खुश हो रही है। खैर मेरी दी खुश है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। राज जी और इतिश्री जी को भी यह चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, पर वह दोनों ही खुश थे आध्या को खुश देखकर, पर उन्हें कहीं ना कहीं डाउट था, कहीं आध्या की हंसी अपने दर्द को छुपाने के लिए तो नहीं है, ताकि तान्या को बुरा ना लगे, क्योंकि इतिश्री जानती थी कि आध्या हमेशा से ही तान्या की कितनी परवाह करती है, ताकि उसे अपने पापा से डांट ना पड़े। पर तभी राज जी और इतिश्री जी का ये डाउट 2 मिनट में उड़नछू हो जाते हैं, जब तान्या एक नज़र सभी को देख आध्या की तरफ देख कहती है, आध्या तुम ठीक हो ना? तान्या की बात सुन आध्या उसकी तरफ अपनी नज़रें उठा देखती है। तभी तान्या स्माइल करते हुए कहती है, तुम काफ़ी खुश लग रही हो, मुझे खुशी है अगर तुम खुश हो, पर अगर तुम कोई ड्रामा कर रही हो तो प्लीज़ मत करो, तुम्हारे इस ड्रामा से विश्वनाथ दादू का फैसला नहीं बदलेगा। तान्या की बात सुन आध्या अपनी आई रोल करते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, भला मैं क्यों ड्रामा करूंगी, और वैसे भी मैं कुछ भी करूं, मैं इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना जरूरी नहीं समझती। आध्या का जवाब सुन राज जी और इतिश्री जी को विश्वास हो गया था कि आध्या सच में मूव ऑन तो क्या उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। पर वही आध्या की बात पर विजय जी कहते हैं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है आध्या, अब तुम्हें तान्या और अदरक की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आध्या विजय जी की बात को फुल इग्नोर करते हुए अपना नाश्ता खत्म कर एक नज़र कीर्ति जी की तरफ देख कहती है, मोम मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। वही कीर्ति जी आध्या की बात सुन पहले तो बहुत खुश हो जाती है कि आध्या ने कम से कम उनसे बात की। कीर्ति जी मुस्कुराते हुए हाँ में से हिला कहती है, पर बेटा शाम तक आ जाएगा, हमें पार्टी में जाना है। ओके मॉम। इतना बोल आध्या जाने को ही होती है कि अक्ष भी अपनी जगह से खड़ा हूँ उसके पीछे जाने लगता है। इधर विजय जी आध्या को यूं उनकी बात का जवाब ना देता देख उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है, पर वह शांत रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तान्या तो मन ही मन खुश हो रही थी। तभी तान्या को कुछ सूझता है, वह मन ही मन कहती है, ये कॉलेज नहीं जा रही तो कहाँ जा रही है? खैर मुझे क्या, मुझे तो ईशानी को फ़ोन करना था, मेरे पास भी तो अच्छी ड्रेस नहीं है, आज तो मुझे सबसे सुंदर लगना है। इतना सोच तान्या अपनी जगह से खड़ी हो सभी को बाय बोल घर से निकल जाती है। वही मनन इस वक्त वहाँ नहीं था, क्योंकि रात काफ़ी देर तक माना न जागा था, जिस वजह से अभी तक उसकी आंख नहीं खुली थी। टू बी कंटिन्यू। 20 गुस्सा या जलन स्टार्टअप। आगे आध्या मैंशन के बाहर आती है, उसी के पीछे अक्ष भी आता है। अक्ष आध्या को आवाज़ लगाते हुए कहता है, प्रिंसेस रुको। अक्ष की आवाज़ सुन आध्या पीछे मुड़ अक्ष को देखती हैं। क्या हुआ भाई? अब अक्ष आध्या के पास आ, कहाँ जा रही हो तुम? अक्ष की बात पर आध्या कहती है, वो भाई आशी ने मुझे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाया है। अक्ष आध्या की बात पर आगे कुछ नहीं कहता, बस अपनी पॉकेट में से अपना वॉलेट निकाल एक ब्लैक कार्ड आध्या को दे देता है। आध्या वह ब्लैक कार्ड देख कहती है, भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। शॉपिंग पर जा रही हो और शॉपिंग नहीं करोगी, इसे अपने पास रखो और तुम्हें जो भी पसंद आए खरीद लेना। इतना बोल अक्ष आध्या के सर पर अपना हाथ रख उसे बाय बोल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आध्या भी मुस्कुराते हुए उस कार्ड को अपने पर्स में रख लेती है और अपना फ़ोन निकाल श्रेया को फ़ोन करने लगती है। वही दरवाजे पर खड़ी तान्या ये सब देख अपनी मुट्ठियां भींच रही थी। वैसे तो तान्या के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, विजय जी ने उसे हर तरह के अनलिमिटेड कार्ड दे रखे हैं, जिससे तान्या काफ़ी खर्चा भी करती है। वही आध्या ने आज तक अपने पर्सनल खर्चों के लिए विजय जी को तकलीफ नहीं दी, क्योंकि आध्या 10 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक हॉस्टल में ही रही थी, जिस वजह से आध्या के एक्सपेंसेस काफ़ी कम थे। वहीं तान्या की हर एक चीज़ लग्जरीज और ब्रांडेड होती थी। तान्या वहां से आध्या को इग्नोर करते हुए अपनी कार में बैठ निकल जाती है। वही आध्या की पीठ दूसरी ओर थी और वह फ़ोन पर थी, इस वजह से उसने तान्या पर ध्यान नहीं दिया।
इधर आध्या का फ़ोन जैसे ही श्रेया पिक करती है, आध्या कहती है जल्दी से सिंघानिया मेंशन के बाहर आ जा, मैं वहीं खड़ी हूँ। दूसरी तरफ श्रेया भी कहती है हाँ मैं बस पहुंच ही गई हूँ। इतना सुन आध्या फ़ोन कट कर देती। आध्या सिंघानिया मेंशन के बाहर आती है, तभी उसे एक कार तेज रफ्तार में आई हुई दिख रही थी। आध्या मन ही मन कहती है अगर ये उस उल्लू की कार हुई तो इसे मैं बताती हूँ रैश ड्राइविंग क्या होती है। वो कार अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी, पर जैसे ही कार का ड्राइवर आध्या को देखता है उस कार की स्पीड स्लो हो जाती है। धीरे धीरे वो कार सिंघानिया मेंशन को क्रॉस कर जाती है। आध्या उस कार की ड्राइविंग सीट की ओर खड़ी थी जिसके शीशे हल्के नीचे थे, जिसमें से उस शख्स की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी जिसे आध्या भी अपनी ओर से जाता हुआ देखती है। उस कार के क्रॉस होते ही आध्या वहां से अपनी नजरें हटा कहती है मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, पर ये अब तक कहाँ रह गया। इतना सोच आध्या अपने पर्स से फ़ोन निकालती है कि तभी उसकी नज़र दोबारा सामने से आ रही गाड़ी पर पड़ती है। वह कार सीधा आध्या के सामने आकर रुकती है। तभी अयान अपनी विंडो नीचे कर आध्या को देख कहता है ओ मिस ब्यूटीफुल। आध्या अयान को देख कुछ भी नहीं कहती, बस कार का डोर ओपन कर अंदर बैठ जाती है। अंदर बैठने ही आशी आध्या को देख कहती है गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग आशी। आध्या के बैठते ही अयान कर स्टार्ट कर देता है। कुछ ही दूरी पर उन्हें श्रेया भी दिख जाती है। श्रेया भी कार के अंदर बैठ जाती है। श्रेया अंदर बैठने ही आध्या की तरफ देखती है। आशी ने श्रेया को कल सिंघानिया मेंशन में हुई सभी बातें बताई थी, जिसे सोच श्रेया आध्या के लिए परेशान थी। आध्या का रिश्ता टूटने जैसा तो श्रेया को कुछ नहीं दिखता। तभी श्रेया आध्या से कहती है तू ठीक है ना। आध्या कहती है क्यों, तुझे मेरी बॉडी से पता नहीं लगता? ना तो मुझे बुखार है और ना ही कहीं खून बह रहा है, तो ऑब्वियसली मैं ठीक हूँ। आध्या की बात सुन अयान हंसते हुए ना में सर हिला ड्राइविंग करने लगता है। आध्या की बात सुन श्रेया भी हल्का मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ विंडो से बाहर देखने लगती है। वही आशी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। आज उसकी एंगेजमेंट जो थी वह भी उससे जिससे वह प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ तान्या खुराना मेंशन के बाहर अपनी कार रोक ईशानी को फ़ोन लगाती है। ईशानी के फ़ोन पिक करते ही तान्या ईशानी को बाहर आने को कहती है और फ़ोन कट कर देती है। करीब 5 मिनट बाद ही ईशानी बाहर आती है। उसे तान्या और तान्या की कार दिखाई देती है। ईशानी उस ओर बढ़ जाती है और कार के अंदर बैठ जाती है। अंदर बैठने ही ईशानी तान्या की तरफ देखती है। ईशानी कुछ कहती उससे पहले ही तान्या थोड़ा रूड टोन में कहती है ईशानी मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, मैंने कहा था ना कोई ड्रामा मत करना। देखो आध्या को बदनाम करने के चक्कर में तुम खुद सबके सामने जलील हो गई। तुम तो जानती हो ना आध्या कितनी चालक है, मैं जानती थी वह कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही मना कर रही थी। तभी ईशानी तान्या की बात सुन अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है पर उसके पास वह सारी वीडियो कैसे आए? उन सभी वीडियो का एक्सेस तो सिर्फ कॉलेज के डीन और खुरानास के पास होते हैं। तान्या थोड़ा इरिटेटिंग वॉइस में ईशानी को कहती है वीडियो का एक्सेस आध्या आराम से ले सकती है, जरूर उसने अक्ष भाई की हेल्प ली होगी। अक्ष भाई की पावर जानती हो ना। ईशानी बस अपनी गर्दन झुकाए बैठी थी। तभी तान्या उसे देख कहती है एक बात बताओ, मैंने जो तुम्हें वीडियो दिया था अयान और आध्या का, वह वीडियो कहाँ है? तान्या की इस बात पर ईशानी अपना चेहरा उठाते हुए ना में सिर हिला कहती है मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ एक ही कॉपी थी जो मैं अपने साथ सिंघानिया मेंशन ले गई थी। मेरे पास वही एक कॉपी थी जो वहां बदल गई। ईशानी की बात सुन तान्या हाँ में सिर हिलाते हुए कार ड्राइव करने लगती है। तभी ईशानी उसे देख कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? तान्या क्रीपी स्माइल करते हुए कहती है शॉपिंग। आज की पार्टी में मैं सबसे अलग और खास दिखना चाहती हूँ। तान्या की बात सुन ईशानी भी स्माइल करते हुए कहती है तुमने मनन से मेरी बात की, तुम जानती हो ना वह मुझसे गुस्सा हो गया है, प्लीज़ उससे कहो ना मुझे माफ़ कर दे। तान्या ईशानी की बात सुन कहती है अभी मनन भाई तुम्हें माफ़ नहीं, भले ही मनन भाई के लिए आध्या इस वक्त सही है, पर मनन भाई को फिर से यह एहसास दिलाना होगा कि आध्या गलत थी। तभी तान्या आगे कहती है फिलहाल तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हें वह वीडियो दे दूंगी, फिर तुम्हें उसका जो करना है कर सकती हो। ईशानी भी एक डेविल स्माइल हंसते हुए कुछ सोचते हुए कार से बाहर देखने लगती है। वहीं तान्या मन ही मन कहती है अगर यह वीडियो आध्या के खिलाफ प्रूफ हो गया तो एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। पहले अद्रिक की लाइफ से आध्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, दूसरा फैमिली और भाई की नज़र में आध्या गिर जाएगी, तीसरा आध्या का घमंड भी टूट जाएगा। दूसरी तरफ द ग्लोरिटाइज्ड फिनिक्स मॉल एक काल्पनिक नाम, ये दिल्ली का सबसे बड़ा और लग्जरियस मॉल था। अंकित, आशी और तान्या तीनों ही इसी मॉल में शॉपिंग के लिए आए थे। श्रेया आशी के साथ उसकी शॉपिंग में हेल्प करवा रही थी। वही आध्या और अयान एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख खड़े खड़े बोर हो रहे थे। दोनों को ही इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, खास करके आध्या को। उसे तो हमेशा से ही लड़कों जैसा ड्रेस अप रखना पसंद था, उसे फैशनेबल ड्रेस की ज़्यादा सेंस नहीं थी। तभी अयान आध्या की ओर देख बोरिंग लहजे में कहता है यार ये लड़कियाँ इतनी बोरिंग क्यों होती हैं? अयान की इस बात पर आध्या कहती है पता नहीं यार। तभी आध्या थोड़ा खोए हुए अंदाज में अयान से कहती है यार तुझे याद है आध्या की एक सीक्रेट डायरी हुआ करती थी? अयान भी अपने इस खोए हुए और बोरिंग अंदाज में कहता है बिल्कुल याद है, जिसमें उस भोली भाली मासूम सी लड़की है अपने जीवन कथा, अपनी सभी फीलिंग्स साथ में अपने जीवन में हो चुकी और होने वाली सभी चीज़ों को लिखा था। तभी आध्या कहती है एग्जैक्टली, उसने उस डायरी में अपने स्कॉलरशिप के पैसों से अपना एक स्टार्टअप खोलने का सोचा था, जिससे वह अपने पापा को प्रूव कर पाए कि वह बेवकूफ़ या नकारा नहीं है। आध्या की इस बात पर अयान आध्या की तरफ घूमकर चौंकते हुए कहता है हाँ तो तुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तू क्यों ये सब बोल रही है?
क्योंकि अब मैं उसका ये सपना पूरा करने वाली। तुझे तो पता है मुझे बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है। नंबर भले ही काम आते हैं पर नंबर कभी भी इंसान की काबिलियत नहीं बता सकते। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, पर तू कहना क्या चाहती है ये समझा। आद्या विजय सिंघानिया जी को प्रूफ करने के लिए या यूं कहो उन्हें खुश करने के लिए ये कंपनी खोलना चाहती थी, पर मैं उन्हें टक्कर देने के लिए एक स्टार्टअप करना चाहती हूँ। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आद्या अपने पिता की आंखों में खुशी देखना चाहती थी और मैं उनकी आंखों में पछतावा देखना चाहती हूँ। साथ ही में उन्हें ये तो पता चलना चाहिए कि उनकी होनहार बेटी कितने काबिल है। आद्या की इस बात पर अयान कहता है, अगर तू उस तान्या और एक्टिंग की दुकान की बात कर रही है तो मुझे नहीं लगता वह पुरानी आद्या से बेहतर थी और ना ही तुझसे बेहतर है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग शी इज गुड फॉर नथिंग। तभी अयान आगे कहता है, ठीक है तो मैं भी तेरे साथ एज ए बिजनेस पार्टनर इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा। नहीं यार, मैं जानती हूँ तेरे ऊपर भी तेरी फैमिली का प्रेशर है खुद की कंपनी संभालने का। मेरे घर में अक्ष भाई वैसे भी बिजनेस संभालते हैं और विजय सिंघानिया जी भी मनन भाई और उस तान्या को ही ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। पर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मैं तो सबकी नज़रों में वैसे ही बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मुझे ये कंपनी अकेले ही स्टार्ट करनी है बिना किसी सहारे के। तभी अयान आगे कहता है, पर तू ये करेगी कैसे। आद्या चेहरे पर हंसी लाते हुए कहती है, तुझे पता नहीं है। फिर अपने ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत से शोज भी जीते हैं इसने हॉस्टल में रहकर, पर अफसोस इसके पेरेंट्स नहीं थे इसकी खुशी में इसका साथ देने के लिए। आज तक उसने जितने भी शोज जीती है उन सभी की प्राइस मनी और सभी स्कॉलरशिप इसके एक पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा है। आद्या का सपना था अपने पैसों से अपना स्टार्टअप करना, इसीलिए मैं किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती। आद्या और अयान दोनों ही इस बात पर हाई फाई करते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं कुछ लोग थे जो आद्या और अयान की ये सभी हरकतें देख रहे थे। एक तरफ ईशानी और तान्या थे तो दूसरी तरफ अंकित, रोहन और अद्रिक दोनों अलग अलग जगह से, पर अयान आद्या को ही देख रहे थे। तभी तान्या की नज़र अचानक ही अद्रिक पर पड़ती है और उसके मन में कुछ आता है। वही ईशानी के साथ अद्रिक की ओर बढ़ जाती है। जहां से अद्रिक आद्या को देख रहा था वहां से सिर्फ आद्या की पीठ ही दिख रही थी, पर तब भी अद्रिक उसे पहचान गया था। आखिर कैसे, ये आप लोग बताना कमेंट में ओके। वहीं अंकित तो ये देख हैरान नहीं था आद्या और अयान को यूं देख, पर रोहन जरूर था, क्योंकि रोहन को और अंकित ने फ़ोन पर सिंघानिया मेंशन में हुई बातें बताई थी, जिसे याद कर रोहन अंकित की तरफ देख धीमी आवाज में कहता है, अरे यार इस लड़की की एंगेजमेंट टूटी है, वह भी उससे जिससे यह इतना प्यार करती थी, पर इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई फर्क पड़ रहा है। रोहन ये बात कह तो अंकित से रहा था, पर उसकी आवाज़ इतनी जरूर थी कि अद्रिक के कानों से नहीं बच सकी। रोहन की बात सुन और अयान और आद्या को एक दूसरे से पीठ सटाए हाथ बांधे खड़ा देख अद्रिक अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। आखिर क्या करने वाली है तान्या, क्या है आद्या की सीक्रेट डायरी में, क्या होगा पार्टी में सभी का रिएक्शन हमारे वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स पर, क्या होगा मनन का रिएक्शन ईशानी पर। ऐसे ही और भी कई सवाल और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी रीबर्थ का बेस्ट फ्रेंड इन नोवेल। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे रीडर्स। आज के दोनों चैप्टर आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगर आप अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पेड मेंबरशिप के माध्यम से आपको नए एपिसोड सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।